हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेज लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चौथा चैप्टर समतल में गति शुरू किया था। और समतल मैंने आपको बताया था कि समतल क्या होता है। एक तल होता है, जैसे कैरम बोर्ड में अगर वो गोटी है तो गोटी इधर उधर घूमती है, एक तल में घूमती है, तो सारी समतल में गति है, सारी चीज़ें बताई थी। और सदिश राशियों का वर्गीकरण में मैंने आपको बताया था कि सदिश राशियाँ जो है, एक तो ध्रुवीय सदिश होते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, अक्षीय सदिश होते हैं। ध्रुवीय सदिश कैसे होते हैं तो वो देखें, वे सदिश जो किसी रेखा के अनुदिश हो उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय सदिश कहते हैं। अपन पिछली क्लास में पढ़े थे। उदाहरण क्या है, विस्थापन, वेग और बल। क्लियर। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं तो इसको एक तीर के निशान की तरह व्यक्त करते हैं। जहाँ से तीर शुरू होता है वो होता है प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ तीर का निशान होता है वो होता है अंतिम बिंदु। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे जो है सदिश कार्य करना शुरू करता है और यहाँ तक पहुँचता है। तो जहाँ पे बिंदु है, जहाँ से शुरू होता है उसको बोलते हैं टेल, और आगे वाला जो है उसको बोलते हैं हेड। हेड को हिंदी में बोलते हैं सीड्स, और टेल मतलब पूंछ। क्लियर। तो ध्रुवीय सदिश इस प्रकार के होते हैं। और ध्रुवीय सदिश की कैटेगरी में कौन कौन से सदिश आते हैं तो हम दिखाएंगे विस्थापन, वेग, त्वरण, नॉर्मली। क्लियर, विस्थापन, वेग, त्वरण। क्लियर। अब आते हैं अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होते हैं तो देखो, वे सदिश जो घूर्णी प्रभाव को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, वे सदिश जो घूर्णी प्रभाव को दर्शाते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। और दक्षिण हस्त नियम और पेच के नियम द्वारा इनकी दिशा दी जाती है। दक्षिण हस्त नियम और पेच के नियम द्वारा इनकी दिशा दी जाती है। इस तरह से घूर्णन करते हैं तब इनकी दिशा ऐसे दक्षिण हस्त से निकालते हैं। जब ये दिशा निकालना बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है। इसका उदाहरण क्या है तो ये जो तीनों हैं, ये दो है, तो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, सबके आगे कोणीय लगा दो, वही है बल आघूर्ण। ठीक है, ये पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये अपने आगे आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सदिशों की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले देखिए समान सदिश। कैसे सदिश भाई, समान सदिश नाम से ही है समान, बराबर। तो क्या क्या बराबर होना चाहिए, परिमाण भी बराबर होना चाहिए और दिशा भी बराबर होनी चाहिए। तो दोनों जो है डिट्टो सेम होंगे। तो देखो, वे सदिश जिनकी दिशा व परिमाण दोनों ही क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, दोनों की दिशा इधर की ओर है और दोनों की लंबाई बराबर है, तो अपन कह सकते हैं ए सदिश बी के बराबर है। क्लियर। तो दोनों का परिमाण भी बराबर है, तो अपन कह सकते हैं, तो अपना कंक्लूजन ये रहा, ए बराबर बी। असमान सदिश, अब अगला टॉपिक है असमान। ठीक है, तो असमान सदिश जो है वो क्या होगा, तो नाम से देखो समान है, समान के अलावा जो भी है वो असमान है। तो कह सकते हैं ऐसे सदिश जिनकी या तो दिशाएं असमान हो, या जिनकी क्या कहते हैं परिमाण असमान हो, या जिनके लिए दोनों ही असमान हो, वो क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। एक सदिश इधर है, दूसरा सदिश इधर है, तो इनकी दिशाएं अलग अलग है और लंबाई में भी फर्क है, तो ये दोनों क्या है, असमान सदिश है। ए सदिश इक्वल्स टू बी सदिश के बीच में क्या कहते हैं, नॉट इक्वल्स टू लगा दिया अपन ने। क्लियर, परिभाषा है। ठीक है, तीसरा है विपरीत सदिश। अब समान सदिश है और विपरीत क्या होगा, परिमाण तो कभी विपरीत हो नहीं सकता, तो विपरीत होगा क्या, दिशा। ये ध्यान रखना। तो वे सदिश जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा कैसी हो, विपरीत हो। जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा कैसी हो, दिशा विपरीत हो। विपरीत मतलब 180 डिग्री। विपरीत का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर एक सदिश इधर है, ठीक है, और दूसरा सदिश उल्टी दिशा में इसके जस्ट, पर लंबाई में दोनों समान है, तो अपन कहेंगे ए सदिश बराबर है माइनस का बी सदिश। माइनस लगा दिया, जब भी विपरीत की बात आती है तो माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ नेगेटिव चिन्ह विपरीत दिशा को दर्शाता है, ये अपन ने क्लियर लिख लिया। क्लियर। अब आता है अगला एकांक सदिश। कैसा सदिश, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश में संधि करो एकांक की, एक धन अंक, मतलब जिसका परिमाण कितना हो, एक अंक। तो वह सदिश जिसका परिमाण एक अंक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिशाएं लेने के लिए लिया जाता है, क्योंकि जिसका परिमाण एक अंक है उस दिशा को किसी से भी गुणा कर लो। जिस सदिश का परिमाण एक अंक है उसको किसी से भी गुणा कर दो तो उसके परिमाण में तो फर्क आएगा नहीं, क्योंकि एक से किसी से भी गुणा करते हैं तो उसको फर्क नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करते हैं, दिशा मिल जाती है। क्लियर भाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक इकाई हो, उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे आर कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसको टोपी को कैप कहते हैं, कैप। ठीक है, क्लियर। अर्थात किसी सदिश को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देखो, कोई सदिश है आर, उसको कैसे लिख सकते हैं, आर का परिमाण,
परिमाण मैंने आपको बताया था, अगर ये सदिश है तो इसका परिमाण लिखने के दो तरीके, या तो सीधा आर लिख दो या जो सदिश है उसके मॉड लगा दो, ये दोनों तरीके हैं, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर सदिश है और सदिश में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो देखो ये रहा परिमाण, ये रही दिशा। दिशा कौन सी? एकांक सदिश की। ठीक है, परिमाण को एकांक सदिश से गुणा कर दिया तो ये आ गया। अब आर कैप क्या हो जाएगा? आर सदिश बट्टा आर का परिमाण। तो एकांक सदिश की एक और परिभाषा अगर यहाँ से लेना चाहो तो किसी सदिश कोई सदिश तथा उसके परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। कोई सदिश तथा सदिश के परिमाण के अनुपात को एकांक सदिश कहते हैं। क्लियर? फिर अपन ने क्या किया, देखो आगे बताता हूँ। पिछली क्लास में माइक साइलेंट हो गया था अचानक, इसलिए मैं लिखा हुआ है इसीलिए समझा रहा हूँ। यदि कोई सदिश आर है, ये दिया हुआ है, और इस सदिश का एकांक सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले निकालेंगे इसका परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे? आई जे के आगे जो भी है उनका स्क्वायर करके जोड़ के अंडरूट करना है। तो 2 है, 2 का स्क्वायर, -3 है, -3 का स्क्वायर, 5 है, 5 का स्क्वायर से जोड़ा और अंडरूट कर दिया। यह आया 4, यह आया 9, यह आया 25, जोड़ा तो आया रूट का 38। बोलो बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अब अपने एकांक सदिश की परिभाषा अपने को याद है, तो आपने क्या किया, आर कैप का मान यहाँ रख दिया, बट्टे में अंडरूट 38 आ गया। ये अपना एकांक सदिश है, ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। इस तरह का सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। अगला है शून्य सदिश। क्या है? शून्य सदिश। वह सदिश, शून्य सदिश नाम से क्लियर है। शून्य, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। ध्यान होना चाहिए भाई। शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण कितना हो? शून्य हो। परिमाण ही शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? या जीरो एरो से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसे मान लो, जीरो के ऊपर एरो, ठीक है, इसको ऐसे, जीरो के ऊपर एरो। क्लियर? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक अपना हो चुका था। जीरो के ऊपर एरो, वो जीरो है, ध्यान रख। उदाहरण, एक सदिश ए है और एक सदिश माइनस ए, दोनों को जोड़ा तो क्या आया? जीरो नहीं आया, जीरो सदिश आया, ये ध्यान रखना। अगला है संरेखीय सदिश। संरेखीय का मतलब आप समझ रहे हो, एक ही रेखा में। तो वे सदिश जो एक ही रेखा में हो या एक ही रेखा के अनुदिश हो उन्हें संरेखीय सदिश कहते हैं। यहाँ तक हो गया भाई प्यारे बच्चों। अब आ जाओ, सदिशों के योग के कुछ नियम हैं। सदिशों के योग के कुछ नियम में मैंने बताया था कि सदिशों में क्या क्या होता है। तो सदिशों में क्या क्या होता है? जोड़ होती है, और उसी प्रकार जो जोड़ के मेथड है वैसे बाकी भी होती है, और गुणा होती है। गुणा भी 2 प्रकार की होती है, आगे विस्तृत में पढ़ेंगे। एक होता है बिंदु गुणन, एक होता है क्रॉस गुणन। एक होता है बिंदु गुणन और एक होता है क्रॉस गुणन। 2 तरह के गुणन होते हैं। बिंदु गुणन क्या होता है, क्रॉस गुणन क्या होता है, ये अगर देखना चाहो तो इधर देख सकते हैं, आगे डिटेल में आएगा। ए डॉट बी 2 सदिश है, अगर इनका डॉट कर दिया तो इनका जो परिणामी होगा वो सी होगा। इसको अदिश गुणन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश गुणन, बिंदु गुणन या अदिश गुणन। और इसको बोलते हैं सदिश गुणन, क्योंकि इससे परिणाम के बाद कैसा आता है? सदिश आता है। तो ये अदिश गुणन और ये सदिश गुणन। क्लियर? ये ध्यान रखना। अदिश गुणन बिंदु गुणन एक ही बात है, सदिश गुणन क्रॉस गुणन। बिंदु गुणन बिंदु लगता है, और अदिश गुणन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो परिणाम भी प्राप्त होता है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, मतलब दिशा नहीं होती है। पहले तो दिशा होती है दोनों की, लेकिन बिंदु गुणन होते ही अदिश हो जाता है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ए बी का कॉस थीटा। बिंदु का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। क्रॉस गुणन है, तो यदि एक सदिश ए है और यदि बी है तो इनका परिणामी जो होगा वो सी सदिश होगा। इससे जो मिलेगा अपने को सी सदिश मिलेगा, या सी नहीं कह के मैं कुछ और बोल दूं, इनको मैं बोल देता हूँ डी सदिश, अलग ही होगा। क्लियर? और ए क्रॉस बी से क्या आएगा? ए का परिमाण बी का परिमाण और दोनों के बीच का कोण का साइन थीटा, और एक दिशा आएगी एन कैप, एकांक सदिश। ये तो होगा परिमाण, और एन कैप क्या होगा? एन कैप होगा उसकी दिशा। तल के लंबवत एकांक सदिश। एन कैप क्या है? आगे आएगा तब पढ़ेंगे, अभी आपको ध्यान रखना है। तल के लंबवत, एक बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि तब जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक आएगा तब आपको जल्दी समझ में आए। तो इसको बोलते हैं तल के लंबवत, कौन? एन कैप, तल के लंबवत एकांक सदिश। क्लियर? ये याद हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन। अब आ जाते हैं सदिशों के योग के नियम। योग और बाकी दोनों के नियम लगभग सेम ही होते हैं, ये ध्यान रखना, सेम ही है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो पहला है त्रिभुज नियम।
दूसरा है समांतर और बहुभुज। तो आपको पता है त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और बहुभुज, इस तरह से समांतर चतुर्भुज, ये हो गया बहुभुज, इस तरह से। आगे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, अभी तो मैंने एक एक करके समझाया। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है? तो त्रिभुज नियम की बात करेंगे, तो त्रिभुज नियम की बात करेंगे, आप एक बार त्रिभुज नियम की रीडिंग लगाओ। तो बच्चों तो बच्चों सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है, देखो समझिए, ये अपने काम आएगा भाई, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा 11 तक। 12th में अपन इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो त्रिभुज नियम में त्रिभुज बनेगा, तो इस नियम के अनुसार, तो देखो मैं इसको समझाता हूँ फिर पढ़ते हैं। मान के चलो कोई सदिश है, कोई सदिश है ए, क्लियर, और एक दूसरा सदिश है, मान लो कोई सदिश है ए और एक दूसरा सदिश है बी, क्लियर। अब इन दोनों का परिणाम ही निकालना है। तो क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ये होता है हेड सीड्स और ये होता है पूंछ या टेल। तो इसमें क्या करते हैं, यदि मेरे को इन दोनों को जोड़ना है और मुझे ए प्लस बी निकालना है, सदिश ए प्लस सदिश बी, ये दोनों सदिश है, तो परिणाम ही निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं सदिश को उठा के इस तल में कहीं भी रखूँ, ऐसा कैसा उठा के ऐसे, ये ऐसे है ना, तो ऐसे उठा के कहीं भी रखूँ, तो पहले तो इस सदिश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रख सकता हूँ। इसको भी उठा के इधर उधर रख सकता हूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिमाण उतना ही है और दिशा तो वो वाली डिनोट कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को जोड़ना है, तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज नियम में एक के सिर पर दूसरे की पूंछ रखनी होती है, क्रमागत करना है। कैसा करना है, क्रमागत, वर्ड देखिए क्रमागत। क्रमागत का मतलब है कि एक के सिर पे दूसरे की पूंछ रखनी है, दोनों की पूंछें नहीं मिलनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बी लिया और मैंने ए ऐसे ले लिया, देखो इसके सिर पे इसकी पूंछ आ गई, इसको उठा के यहाँ रख दिया लगभग, ठीक है। अब जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है, कौन सी भुजा भाई, त्रिभुज की तीसरी भुजा है, जो इसको विपरीत क्रम में बंद करे, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो इसको विपरीत क्रम में बंद करे, विपरीत क्रम का मतलब ऐसे, ये होता है परिणामी सदिश। हाँ, विपरीत क्रम ये नहीं होगा, अगर ऐसे जा रहा है तो विपरीत क्रम ये, तो ये जो हो गया इसका परिणामी सदिश हो गया आर, जिसको मैं बोल सकता हूँ ए सदिश प्लस बी सदिश, दोनों क्रमागत है। तीसरा सदिश जो त्रिभुज को बंद करे और विपरीत दिशा में बंद करे, मतलब पहले इनका क्रम ऐसे चल रहा था, अब ये परिणामी विपरीत दिशा में ऐसे जाएगा, क्लियर।
तो ये हो गया यदि दो सदिश ए और बी इस प्रकार है। ठीक है, तो देखो इस नियम के अनुसार किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिश को चित्रानुसार व्यक्त करे, दो क्रमागत भुजाएं किसी दो सदिश को क्रमागत व्यक्त करे, क्रमागत त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यक्त करे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को प्रदर्शित करती है। क्लियर? यदि दो सदिश ए व बी है तो चित्रानुसार उनका परिणामी R बराबर A प्लस बी होगा। क्लियर? साधारण सा है, ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस इसका स्टेटमेंट ध्यान रखना है। क्या आता है पेपर में? स्टेटमेंट, कथन। ये कथन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये जो कथन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 12वीं के लिए भी जरूरी है, इसलिए नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 12वीं में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगला है समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें क्या बनेगा? समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इधर देखिए, वापस वही चित्र बनाते हैं। अगर कोई सदिश ए ऐसे है और कोई सदिश बी ऐसे है। क्लियर? अब इसमें क्या करते हैं, इनमें दोनों ही पूंछ समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करनी चाहिए, ये दोनों, और दोनों की पूंछ मैच होगी। तो देखिए ध्यान से, ए बी इधर एज इट इज, ए को उठा के अब यहां रख दिया। क्लियर? दोनों की पूंछ एक बिंदु पर मिल गई, ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दो भुजाओं से क्या बना? एक समांतर चतुर्भुज बना भाई? नहीं बना तो अभी बना देंगे। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ए और बी दो भुजाएं होगी, दो ऐसे बना ली। तो अब जो तीसरी भुजा है, सुनिएगा ध्यान से, तीसरी भुजा जो है इनका परिणाम ये वो क्या होगा? तीसरी भुजा या जो इनका परिणामी वो क्या होगा? वो विकर्ण होगा। परिणामी क्या होगा? वो होगा विकर्ण। क्या होगा? ये विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण। तो मैं कह सकता हूँ ये जो विकर्ण है ये होगा ए सदिश प्लस बी सदिश, और इसको कह सकते हैं अपन आर सदिश। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश, इस तरह से। क्लियर? तो आप देख रहे हो चाहे त्रिभुज नियम से इन दोनों का परिणामी ले तो भी इसी दिशा में आएगा ए प्लस बी, और चाहे समांतर चतुर्भुज नियम से, दोनों नियम अलग अलग, इन दोनों का परिणाम मिले तो भी इधर ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई भी मेथड लो, त्रिभुज लो कि समांतर चतुर्भुज लो, दोनों से आंसर सेम आना है। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो सदिश का परिमाण व दिशा दोनों में चित्रानुसार, दोनों में, इस नियम के अनुसार यदि दो सदिशों को परिमाण व दिशा दोनों में चित्रानुसार किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उनका परिणामी जो है दिशा व परिणाम में, उनका परिणामी दिशा व परिमाण में, देखो परिणामी और परिमाण फर्क है, उनका परिणामी सदिश या परिणामी सदिश लिख दो, परिमाण व दिशा में उस चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर गुजरता है। क्यों लिखा कटान बिंदु? क्योंकि विकर्ण ये भी तो हो सकता है, ये वाला परिणामी नहीं होगा। दोनों के कटान बिंदु से जो विकर्ण निकलेगा, दोनों के कटान बिंदु से जो विकर्ण निकलेगा वही परिणामी सदिश होगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अगला है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। कैसा नियम? बहुभुज। तो बहुभुज नियम क्या है? यदि दो से अधिक सदिशों को एक ही क्रम में चित्रानुसार एक खुले बहुभुज की आसन भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उस बहुभुज को विपरीत क्रम में बंद करने वाली भुजा जो है वो परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। इसका भी देखो भाई, मैंने कहा कोई सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, तीसरा सदिश सी है, चौथा सदिश डी है। अगर ये चार सदिश है तो इनका परिणामी कैसे निकलेगा? तो इनका परिणामी वही है
कि एक ही क्रम में एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, देखो उसी क्रम में मैंने सबको मिलाता गया, और चौथा डी हो गया। तो परिणामी क्या होगा, जो परिणामी सदिश होगा वो इस बहुभुज को बंद करेगा, इस बहुभुज को बंद करेगा, और किस क्रम में करेगा, विपरीत क्रम में। ये देखो ऐसे आ रहा है, पर बंद कैसा करना पड़ेगा, विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में ये, तो अगर ये ए बी सी डी है तो ये जो परिणामी आर होगा ये कितना होगा, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये होता है बहुभुज नियम। स्टेटमेंट सबके आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। यदि दो से अधिक सदिशों को एक ही क्रम में चित्रानुसार एक खुले बहुभुज के खुले बहुभुज की भुजाओं के रूप में व्यक्त किया जाए तो उस बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा जो विपरीत क्रम में उसे बंद करे वो क्या कहलाता है, परिणामी सदिश कहलाता है, क्लियर। इसी के साथ अभी अपन ने पढ़ा योग, इसी के साथ मैं एक बता देता हूँ त्रिभुज नियम से आपको बाकी, ठीक है। तो त्रिभुज नियम से व्यवकलन भी बता देता हूँ, ये जो है सदिशों का नोट। इसी विधि से सदिशों का व्यवकलन, व्यवकलन मतलब बाकी, भी की जा सकती है। तो क्या की जा सकती है, बाकी भी की जा सकती है। कैसे की जाएगी भाई बाकी, अब आप बताओ आपको क्या चाहिए वो अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका चित्र अपन बनाएंगे इधर। मान के चलो ये सदिश ए है, ये बी है। अब आपको चाहिए मान के चलो इनका बाकी करना है। क्या करना है आपको, ए माइनस बी करना है। तो आप कुछ नहीं करिए, आप सीधा सीधा बी को उल्टा कर दीजिए, बी की दिशा बदल दी तो माइनस बी हो गया, क्लियर। अब वही चीज़ एक के सिर पे दूसरे की पूंछ रखनी है। तो आप देखिए ए को एज इट इज मैं ऐसे रख दूं, क्लियर। ए को मैंने एज इट इज रख दिया और बी को मैंने माइनस कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोनों को जोड़ना था तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों को जोड़ दिया, एक के सिर पे दूसरे की पूंछ रख दी, ऐसे हो गया। आप ये भी कर सकते हो, इसको ले जाके सुनना, इसको ले जाके इधर रखोगे तो भी कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, मैं हटा दूंगा, अब बी को इधर रख देते तो परिणाम ये हो जाता। देखो ये भी इसी दिशा में आ रहा है, ये भी इसी दिशा में, कैसे भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी रखो, बस एक के सिर पे दूसरे की पूंछ होनी चाहिए, ठीक है, त्रिभुज नियम में। तो देखो अभी भी दिशा इधर आ रही है, ए प्लस बी अभी भी ऐसे आ रही है। चित्र अलग तरीके से बनाया, मतलब इनको अरेंज अलग तरीके से किया तो भी इधर ही आ रही है, इधर ही आएगी। लेकिन अब मुझे चाहिए ए माइनस बी, क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए माइनस बी। ए माइनस बी चाहिए तो मुझे बी माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने बी को कर दिया माइनस। अब क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो अब मैं इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो क्या होगा, जोड़ वाला नियम क्या है, जोड़ वाला नियम क्या है, परिणामी सदिश आर बराबर क्या हो जाएगा, सदिश आर माइनस सदिश बी प्लस जोड़, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश ए माइनस बी। तो इनका जो परिणामी है जो विपरीत क्रम में बंद करे, देखो जा ऐसे रहा है तो विपरीत क्रम में बंद मतलब ये हो गया इनका परिणामी। ये हो गया इनका परिणामी, ये सदिश क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये a प्लस बी तो इधर आ रहा था, सुनिए ध्यान से, a प्लस बी तो इधर आ रहा था, इसका भी इधर आ रहा था, एक ही तो है। लेकिन a माइनस बी किधर आएगा, a माइनस बी इस दिशा में आएगा। तो अब दिशा बदल गई भाई, ये ध्यान रखना, अब दिशा बदल गई, क्लियर। इसी क्रम में AIEEE में आया हुआ एक सवाल मैं आपको कराता हूं। AIEEE में आया हुआ एक सवाल मैं बताता हूं। आप देख रहे हो दिशा भी अलग है और लंबाई देखो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। लेकिन एक मैं सवाल कराता हूं जो AIEEE में आया हुआ है। क्वेश्चन AIEEE या जिसको अभी आज के ज़माने में बोलते हैं JEE, ठीक है, JEE मेंस में आया हुआ सवाल है। देखिए, यदि A सदिश B सदिश का परिणामी
और a सदिश माइनस b सदिश का परिणामी बराबर हो तो उनके मध्य कितना, तो a व b के मध्य, a व b के मध्य क्या ज्ञात करो, कौन ज्ञात करो। ये सवाल है भाई, AIEEE में आया हुआ या कौन बताओ। अब बस अदब में था, मैंने तो उसको ऐसे बना दिया। अब ऐसे सवाल को करने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए लॉजिक। क्या चाहिए, लॉजिक। क्या लॉजिक चाहिए, मैंने क्या, चलो एक सदिश बना दिया a, मैंने दूसरा सदिश बना दिया b, और मैंने इसका विपरीत सदिश विपरीत दिशा में बना दिया माइनस b। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से मेरी बात को। अब अगर मैं इनका परिणामी लूंगा तो इनका परिणामी सदिश तो आएगा ये, और इसका जो परिणामी सदिश आएगा वो आएगा ये a माइनस बी, और ये आ जाएगा a प्लस बी। अब ध्यान से देखिए कि a प्लस बी बड़ा है कि a माइनस बी बड़ा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल a प्लस बी बड़ा है। ठीक है, अब इनको मेरे को बराबर करना है, तो इनको जब बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। इसको छोटा करना पड़ेगा और इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर ये इस तरह से है तो मैं ऐसे करता जाऊंगा, इसको देखो घुमा रहा हूँ, इसको घुमाता जाऊंगा, तो ये कंडीशन आएगी, करके देखें। ये हो गया a सदिश, ये हो गया b सदिश, और ये हो गया माइनस b सदिश। अब जोड़ो, तो अब आ गया a प्लस बी, अब आ गया ये आ गया a माइनस बी। तो अब आप ध्यान से देखो, जब 90 डिग्री है तो ये भी कर्ण हो गया और ये भी कर्ण हो गया, तो ये दोनों क्या है, दोनों की लंबाई क्या होगी, अब इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। तो निश्चित रूप से a तथा b के बीच कोण कितना है, तो सीधा आंसर आएगा थीटा बराबर 90 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ तक ये सवाल खत्म करते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बुक में दिए हुए आप उसकी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।